जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, पोएम है शेक्सपियर की। इसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग हमने कर ली थी। आज ज़रा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम, इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर का वो लिखा हुआ है, अपना इंट्रो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग देखते हैं, उसके बाद फिर इसके प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चन भी देखते हैं। वार्प, वार्प का क्या मतलब होता है? द ट्विस्ट आर द डिस्टॉर्शन एज अ रिजल्ट ऑफ हेड और कोल्ड। जो चुभन होती है उसको कहते हैं डिस्टॉर्ट, ट्विस्ट, कर्व, बेंड, डिफॉर्म। इंग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं? नाशुक्री को कहते हैं। अनथैंकफुलनेस, एप्रिसिएशन लेसनेस, डिसलॉयल्टी और अनग्रेटफुलनेस। दाव किसको कहते हैं? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे हम उर्दू में दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हमारे पास एक लफ्ज़ है। हम आप बोलना हो भी हम यू कहते हैं, तुम बोलना हो भी हम यू कहते हैं। लेकिन पुरानी इंग्लिश में तुम को बोलने के लिए दो दाव होता था, THOU या थी। ठीक है, यू, दी, यूर, योर सेल्फ। कीन किसको कहते हैं? एंक्शस को। शार्प को कहते हैं इंटेंस, ईगर, फर्वेंट, पैशनेट। ठीक है, शार्प नुकीली चीज़ को कहते हैं। रूड का क्या मतलब होता है? तल्ख, एम्पोलाइट, ब्लंट, एम्पोलाइट, कोर्स, क्रूड, डिस्कर्टियस, अनसिविल। इसी तरह फेनिंग है। फेनिंग किसको कहते हैं? धोखे को कहते हैं। प्रिटेंडिंग है, डिसेंबलिंग है, हिपोक्रिटिकल है, डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव धोखे को कहते हैं, हिपोक्रिटिकल मुनाफकाना को कहते हैं। ठीक है, फॉली है, फुलिशनेसनेस है, बेवकूफ़ बनाना, पागल बनना। फुलिशनेसनेस, अब्सर्डिटी, रैशनेस, सेंसलेसनेस। ठीक है, उसके बाद है स्टिंग। स्टिंग किसको कहते हैं? तो ये चुभन, किसी भी चीज़ के जब मक्खी वगैरह आपको काटती है तो उसे क्या कहते हैं? इसको क्या, पेन, हर्ट, पैर्स, प्रिक, स्मार्ट। ठीक है, पेन वैसे दर्द को कहते हैं, हर्ट भी चुभन को कहते हैं। पैर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चुभना। प्रिक, जो आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, आपकी बॉडी में जब नीडल जाती है तो ही प्रिक्स यू। ठीक है, स्मार्ट है। अनटू है, क्या मतलब है इसका? टू या टू वर्ड्स, इन टू, अनटिल, अप टू। और इसी तरह बिटर है। बिटर का क्या मतलब है? हार्श, रिसेंटफुल है, एसर्बिक है, कास्टिक है, शार्प है, पुंजेंट है। ग्रीन होली है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ग्रीन होली इज ट्री अ सिंबल, ये उनका जो फेस्टिवल है। लेकिन इसके सिनोनिम देखने हो तो सिंबल ऑफ द इटर्नल लाइफ है, एम्बलम ऑफ द होप है, एक उम्मीद की किरण है, टोकन ऑफ द गुड फॉर्चून है, कि खुशकिस्मती की अलामत है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर्स रेजिलियंस है, आइकन ऑफ द फेस्टिव चीयर्स है, क्रिसमस एसोसिएशन, क्योंकि ये क्रिश्चियंस का त्यौहार है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन इसके देखते हैं ज़रा हम। देखें, रिलेटेड एनी इंसिडेंट व्हेन समवन गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट। रिलेट एनी इंसिडेंट व्हेन समवन गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट व्हाइल प्लेइंग इन स्नो। अब फ्रेंड्स, अब ये अपनी आप वाकया भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ का कोई अगर आपकी लाइफ में हो। अब फ्रेंड्स, 10 year old nephew एक्साइटेड टू प्ले इन द स्नो। एक मेरे दोस्त का 10 साल का भांजा या भतीजा जो कि खेलने का बर्फ में शौकीन था, फॉरगॉट टू वेयर द ग्लव्स, वो दस्ताने पहनना भूल गया, ड्यूरिंग द स्नोफॉल फाइट, जब वो बारिश में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जब आप बारिश के गोले उठा उठा के एक दूसरे को मारते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट बाद, हिज हैंड्स टर्न नम्ब एंड ब्लू, उसके हाथ जो थे वो सुन्न हो गए और उनका कलर चेंज होने लगा। ही वॉज रश्ड इनसाइड, और फिर वो अंदर भागा, एंड हिज पेरेंट्स इमर्स्ड हिज हैंड्स इन द वार्म वाटर, और फिर उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि वार्म वाटर में थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें उसके हाथों को डुबाया। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, इट वाज ओनली माइल्ड फ्रॉस्ट नेप, लेकिन ये थोड़ी सी बर्फबारी थी, बर्फ की शिद्दत थी। एंड ही रिकवर्ड क्विकली, और वो जल्दी से ठीक हो गया। हाउएवर, ताहम, इट सर्व्ड एज अ कॉशनरी टेल अबाउट ड्रेसिंग वार्मली इन द एक्सट्रीम कोल्ड, लेकिन ये इसने इस चीज़ के बारे में हमें बताया कि ठंडे मौसम में जब भी जाना हो तो अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखें, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ पहन के रखें। Guess what the poem is about from its title. It explores the winter's harshness and beauty. टाइटल तो क्या है? ब्लो ब्लो द विंड। ठीक है, समर विंड।
तो ये ज़ाहिर सी बात है। रेजिलियंस एंड होप है, उसके बाद जब आप देखते हैं इसको पढ़ते हैं तो आपको इसमें होप नज़र आती है। वो कहते हैं सारे दुखों के बाद फिर भी ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत कुछ है, खुश रहो। कंट्रास्टिंग द नेचर्स कोल्डनेस विद द ह्यूमन इमोशंस रिलेशनशिप। ठीक है, किस चीज़ की ये देखें, दो अपोजिट चीज़ें हैं। इंसान नेचर उसकी सर्दी की तलखी या फिर इंसान के जो बिहेवियर होते हैं, ठीक है, ये दोनों अपोजिट चीज़ है। उसके बाद देखते हैं ज़रा वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं। एनालाइज द कंटेंट ऑफ द पोम फोकसिंग ऑन द टाइटल। टाइटल क्या है, थीम है। कंट्रास्टिंग हार्श विंटर विद द ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, जाहिर सी बात है, दोस्त के दुख को किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है वो, सर्दी के साथ। टोन क्या है, मेलनकोलिक है, रिफ्लेक्टिव है। मेलनकोलिक अफसुर्दा को कहते हैं। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी लाइफ से कुछ चीज़ बता रहे हो। मैसेज क्या है, नेचर्स हार्शनेस इज सरप्राइज्ड बाय द ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड एंड इनसिंसियरिटी। जो नेचर है ये क्या है, हार्शनेस इज सरपास्ड बाय द ह्यूमन। तो ये जो है ये उससे ज़्यादा नहीं है कि जितना इंसान की अजियतनाक होती है। पॉन्डर ओवर द इमेज। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है सिंपल थिंक, जिसे हम कहते हैं सोचना। पॉन्डर ओवर द इमेज एंड द सिंबल्स यूज्ड इन द पोम। होली किस चीज़ की अलामत है, कौन कौन सी चीज़ किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है। होली को देखते हैं तो रेजिलियंस, होप, लॉयल्टी एंड एंड्योरेंस की अलामत है। देर पा रहने की, मुखलसी की, उम्मीद की, और एक मुश्किल वक्त से लड़ने की। विंटर बिटर स्काई किस चीज़ की, हार्शनेस, कोल्डनेस एंड एडवर्सिटी की। एडवर्सिटी किसको कहते हैं, बुरे हालत को, बुरे हालात को कहते हैं। उसी तरह विंड और ब्रेथ, कटिंग, बाइटिंग एंड पेनफुल, दर्द, अजियत की अलामत है। आप देख लें, आपकी विंडो वैसे तो खुली होती है, हवा चलने लगे तो आपको लगता है कि अब थोड़ा सा विंडो को बंद करना चाहिए। ठीक है। टूथ है, स्टिंग है, कंपेयरिंग विंटर्स हार्म टू द ह्यूमन इमोशनल पेन। तो ये जो इमोशनल पेन होता है, एक बात हमेशा याद रखें कि ये साइकोलॉजी भी प्रूव कर चुकी है कि इंसान हमेशा रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में अजियत में रहता है। हमें जिस्मानी तौर पे उतना तकलीफ़ नहीं होती, अगर कोई बंदा डीप सोच रहा हो तो उससे जितना आपको तकलीफ़ होती है। फ्रोज़न वाटर्स हैं, लाइफ स्टैग्नेशन एंड द रिजिडिटी। तो फ्रोज़न वाटर किस चीज़ को करते हैं, लाइफ स्टैग्नेशन, ज़िंदगी का रुक जाना। स्टैग्नेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जगह पर रुक जाना। रिजिडिटी किसको कहते हैं, ठोसपन या सख्तपन को कहते हैं। उसके बाद है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। व्हाट इज फेनिंग। फेनिंग वैसे धोखे को कहते हैं। फेनिंग इन द पोम रेफर्स टू द इनसिंसियर आर द प्रिटेंडेड फ्रेंडशिप एंड लव्स। धोखेबाज दोस्त और मोहब्बत की कहानी है। मोस्ट रिलेशनशिप्स आर सुपरफिशियल। ठीक है, आरजी है, लैकिंग द जेन्युइन एंड द इमोशन ट्रू कमिटमेंट, जिनमें बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी और ओरिजिनलिटी नहीं है। द स्पीकर सजेस्ट दैट द ओनली अ फ्यू रिलेशनशिप्स आर अथेंटिक अमेड्स द प्रिवेलिंग प्रिटेंस। कि इस दुनिया में आपके जितने भी रिलेशन हैं, चंद एक जो गिनती के हैं वही मुखलस हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन एज टू व्हाई डज द पोएट अर्ज द विंड टू ब्लो। The poet urges the wind to blow to emphasize the harshness of the winter, contrasting it with the even greater pain of the human ingratitude and insincere the relationships. वो क्या कहता है सर्दी को, हवा को क्या कहते हैं, तुम और भी तेज़ी से चल सकती हो लेकिन तुम्हारी अजियत, तुम्हारी जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना उस चीज़ की अजियत होती है कि जब एक मुखलस दोस्त आपके साथ धोखा करे या आपको भूल जाए या आपके एहसानों को भूल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, comment on the mood of the poet when he says, hey ho, sing, hey ho, unto the green holy. What is the significance of the green holy and how does it relate to the poem? The poet's mood is melancholic yet resigned when saying, hey ho, sing, hey ho, unto the green holy. The green holy symbolizes the hope, loyalty, and the resilience amidst the adversity. तो ये कहता है कि पोएम मूड इज़ मेलनकोलिक। जो पोएम का मूड है वो क्या है, थोड़ा सा अफसुर्दगी वाला है। येट रिजाइंड, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा खातर खा तवज्जो नहीं दी जा रही। व्हेन ही सेइंग, जब वो कहता है गाओ झूमो ग्रीन होली, सारा साल सदा बहार का मौसम समझो कि हमेशा बहार है, गाओ झूमो
द ग्रीन होली सिंबलाइजेज, और ग्रीन होली किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? उम्मीद को, मुखलसी को, रिजिलियंस को अमेड्स एडवर्सिटी। ठीक है, कि बुरे हालात में भी आपको यही एक उम्मीद की किरण लगती है। गिव यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई डज द पोएट रिगार्ड द विंड्स टूथ not so keen, and explain what does the poem suggest about the harshness of the nature compared to the pain of the human relationships। तो ये किस चीज़ को बता रहा है, देखते हैं ज़रा। The poet regards the wind's tooth not so keen because human ingratitude hurts more। तो कहता है हवा की जो चुभन है वो उतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं है जितना किसी एक दोस्त ने आपके एहसान या नाशुक्री की हो, उसने आपके एहसान को भुला दिया हो, आपके साथ बेवफाई की हो। द poem suggests human relationships can be more painful than nature's harshness। तो इसी तरह कहता है कि पोएम बताती है कि जो नेचर है वो उतना ज़्यादा अजियतनाक नहीं है जितना ये आर्टिफिशियल जो दोस्त धोखा दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वार्प इन द सेकंड स्टैंजा। वार्प मीन्स ट्विस्ट और डिस्टार्ट, रेफरिंग टू द फ्रीजिंग ऑफ द वाटर, एम्फसाइजिंग द विंटर्स ग्रिप। के पानी की जो चुभन है सर्दियों वाली वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। Speaker's tragic mood is discussed in the poem. Elaborate. The speaker's tragic mood stems from disillusionment with the shallow relationship and ingratitude, finding solace in the nature's constancy। क्या है जो उसकी ट्रेजिक, जो उसकी अ, आहुजारी है, जो उसका दुख है, दुख का जो उसका मूड है, वो किसमें? शैलो रिलेशन। शैलो कहते हैं कम गहरे को, एक डीप होता है, डीप का अपोजिट होता है शैलो। तो कहता है किसी के साथ उसका जो ताल्लुक है जिसमें वो नाशुक्रा इंसान उसको भूल गया है, धोखा दिया है, अब वो उसके बाद फाइंडिंग द सोलैस, सोलैस कहते हैं तसल्ली को, इन द नेचर्स कॉन्स्टेंसी। अब वो इस चीज़ को खुद को तसल्ली दे रहा है नेचर के साथ कंपेयर करके कि उसका दुख इतना नहीं है। ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो तो उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो वो आपको मुश्किल नहीं लगती, तो इसलिए उसे लगता है कि दोस्त की जो अजियत है वो बहुत ज़्यादा अजियत है, उसके बदले में ये जो सर्दी की चुभन है ये कोई वो नहीं है, कि ये तो नेचर है उसका इस तरह कूल होना, ठंडा होना, एहसासात से आरी होना ये इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर इंसान एहसासात से आरी हो जाए तो ये दुख देती है चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट ऑन द लाइन द मोस्ट फ्रेंडशिप इज feigning, मोस्ट लविंग mere folly। The line critiques insincere friendship and love, suggesting many relationships are self-serving or lacking genuine emotions, highlighting the pain of the human deception। तो क्या कह रहा है, ज़्यादातर जो दोस्त है वो धोखा है, और इसी तरह जो मोहब्बत है वो भी क्या है, वो भी आजकल बस ज़्यादातर बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन ये इस एज का तकाज़ा है। मोहब्बत जो है ये बिल्ट इन सिस्टम है या नहीं है, बहरहाल वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये जवानी का एक ऐसा वो है कि जो करता है वो भी रोता है, जो नहीं करता वो भी रोता है। ये आपका रिएक्शन बताता है कि आप क्या है। तो मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं, ये हर किसी का अपना मामला है, लेकिन शेक्सपियर के बरक्स ये चीज़ क्या है कि किसी दोस्त का दिया हुआ धोखा इस हवा से ज़्यादा, इस सर्दी की तलखी से ज़्यादा दुख देता है। तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर। बिकॉज दाउ आर नॉट सीन टू होम द पोएट एड्रेसेस इन दिस लाइन, विंटर विंड को वो बात कर रहा है। What, according to the poet, is most bitter truth of life? Benefit for God। जो दोस्त आपका जिसके साथ आपने अच्छाई की हो और वो भूल गया हो। What is unkind than the winter wind? Man's ingratitude। उससे ज़्यादा खतरनाक क्या है? इंसान की नाशुक्री। अच्छा, रिसाइट द पोएम लाउडली टू अंडरस्टैंड इट्स इंटोनेशन पैटर्न। तो ये क्लास में अगर आपको टीचर एक्टिविटी दे तो वो आपकी हेल्प भी करेगा। Discuss the various interpretations of the poem, highlighting the imagery simple and तो तो ये आपकी क्लास की है। उसके बाद है फिगर्स ऑफ स्पीच।
द पोएम बाउंड्स इन द यूजेस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो पूरा अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जब वो पोएट्री वगैरह को आप पढ़ रहे हो, टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, तो उसको फिगर ऑफ स्पीच कह देते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन यूज टू मेक द ग्रेटर इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? वो उसी चीज़ को खूबसूरत करके या उसमें इफेक्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड योर रीडर और लिसनर, किसके लिए? सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन सच एज सिमिली और द मेटाफर used to convey meaning or heighten the effect, often by comparing or identifying the one thing with one another that has meaning or the connotation familiar। तो सिमिली और मेटाफर ये सिंपल चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जो मेटाफर होता है, क्या होता है? इस्तारा कहते हैं हम इसे उर्दू में। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक द कंपैरिजन बट इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम द सिमिली। तो उसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है सिमिली में। इंस्टेड इट मेक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक इट वाज लिटरली ट्रू। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। ठीक है, इम्प्लाइड का क्या मतलब है? उधार, मतलब किसी से उधार ले लेना कोई चीज। तो शी इज द मैन ऑफ द हाउस। अब देखें, शी आ गया, इज द हाउस ऑफ द मैन, ये क्या है? मेटाफर यूज हुआ है। व्हाट डू यू थिंक द अबव सेंटेंस इम्प्लाइज? अब देखें कि ये सेंटेंस क्या चीज आपको लगता है कि इम्प्लाई कर रहा है? द वीमेन इज बीइंग कॉल्ड द मैन, औरत को क्या कहा गया है? मर्द कहा गया है। टू ड्रा द पैरेलल विद द आइडिया ऑफ टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग ब्रेड अर्नर इन द हाउस। किस लिए कहा गया है? क्योंकि वो घर के लिए कमाती वही है। वैसे तो मैन कमाता है, वो कमाती है, तो उसे क्यों कह दिया? इसलिए उसे क्या कह दिया? शी इज द मैन ऑफ द हाउस। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन मेटाफर। एजोनेंस है। एजोनेंस इज द repetition of the vowel sounds in the same line। Assonance is repetition of the vowel sound in the word that are close together in the sentence or verse। वर्स किसको कहते हैं? अगर कपलेट हो तो उसकी एक लाइन को वर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज टेंडर हेयर माइट बेयर हिज मेमरी, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इसमें देखें, टेंडर में ई आया है, हेयर में ई आया है, बेयर में वावल साउंड है इनके दरमियान, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एजोनेंस कहते हैं। अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी उस वक्त यूज होती है दो चीज़ों के लिए। देखें, अ मार्क यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ द लेटर। ठीक है, किसी भी चीज़ की ओमिशन के लिए। ओमिशन का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को निकाल देना। और द फिगर ऑफ स्पीच पोजेसिव केस एज जॉन्स बुक। ठीक है, द प्लूरल ऑफ द लेटर फिगर एज 1960s। एन apostrophe is device used to call somebody or something from afar। अब देखें, इट इज को इट्स लिख दिया गया, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये अपॉस्ट्रॉफी के यूजेस हैं। अब इसी तरह इधर नहीं लिखा हुआ, ये जो इट है ना, इस पे मेरे ख्याल में टाइपिंग में गलती है थोड़ी सी। अब देखें, यू आर को इस तरह अपॉस्ट्रॉफी के साथ लिख दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है? सुकेड़ के लिखना। दिस इज अ यूर बुक। ठीक है, दिस इज यूर बुक। अब इसमें मेरी समझ से बाहर है कि ये इसमें कौन सी, हाँ, पोजेशन। यूर क्या है? पोजेशन है। अब इसी तरह इट्स भी, हाँ सॉरी, ये भी ठीक हो गया। इसमें इट्स क्या है? इसमें भी पोजेशन है। और इसमें यूर क्या है? पोजेशन है। हुज एट द डोर। अब देखें, हुज आ गया, असल में क्या है? हु इज। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये पोजेशन है। ठीक है, देख लें, कॉन्ट्रैक्शन है कि इट इज़ को इट्स लिख दिया गया है, और पोजेशन मलकियत को कहते हैं। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप प्रोनाउन को याद करें, पिछले लेसन में हमने किया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। Alliteration is a literary technique derived from the Latin meaning letters of the alphabet. It occurs when two or more words are linked that share the same first consonant। ठीक है, फर्स्ट consonant की बात हो रही है, याद रखना है। सच एज फिश फ्राई। ठीक है, अब देखें, इसमें भी फा साउंड है, इसमें भी फा साउंड है। सम फेमस एग्जांपल्स ऑफ द alliteration sentence include Peter Piper picked a peck of pickled pepper।
ठीक है, इनको टंग ट्विस्टर में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इनको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये टंग ट्विस्टर के लिए देते हैं। जैसे हमारे उर्दू में भी होता है, पता नहीं क्या होता है कि चचा ने चाची को चांदनी चौक, पता नहीं कोई इस तरह का होता था कि चांदनी चौक पर चांदनी के चम्मच में चटनी चटाई। कोई ये इस तरह की कुछ होते थे, शायद मैंने सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर किसी को आ जाए तो पूरा वो कमेंट में लिख दीजिएगा। बहरहाल, तो ये क्या है, टंग ट्विस्टर भी है और ये एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन इन द क्विक सक्सेशन। द इंटायर पोएम इज रिच विद द एलिट्रेशन। जो पूरी पोएम है वो क्या है, भरी हुई है इन चीज़ों से। अब देखें आगे एग्जांपल है, क्लेरी क्लोज्ड हर क्लटर्ड क्लॉथ्स क्लोजेट। ठीक है, अब देखें क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड जिनको मैंने ग्रीन किया हुआ है, ये देखें सब में यही रिपीट हो रही है। हैरी हरिड होम टू वॉच फुटबॉल ऑन टीवी। अब दे हा हा साउंड जो है ये क्या है, ये भी रिपीटेड है। अच्छा, रैचल रैन राइट अंटिल शी रियलाइज्ड शी वाज रनिंग राउंड एंड राउंड। अब देखें इसमें क्या क्या है। अब इसमें देखें ये रा साउंड है, रैन में भी रा साउंड है। ठीक है, और इसी तरह राइट में भी रा साउंड है, रियलाइज्ड में भी रा साउंड है, और इसी तरह रनिंग में भी रा साउंड है। तो ये सारे राउंड राउंड में भी यही चीज़ है। तो ये क्या है, एलिट्रेशन। आगे देखें ज़रा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस इज रेपिटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, in the same line, for example the sound of z in the freeze। ठीक है, उसमें वो इनिशियल साउंड थी वर्ड से, वर्ड के पहले। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई। ठीक है, अब देखें ज किस में, एंड पे है। वो हमने क्या पढ़ा है, इनिशियल, वो वर्ड के शुरू में है और ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू में हो। तो ये इनमें फ़र्क है कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में। तो आगे देखते हैं, एंड द साउंड ऑफ ड इन द एज फ्रेंड्स एंड रिमेंबर्ड। अब देखें वहाँ पे वो शुरू में था, यहाँ पे ये एंड में आ गया। ठीक है, तो सिर्फ यही चीज़ का फ़र्क है। उसके बाद देखें इंजैममेंट। इंजैममेंट पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कई दफ़ा, किसको कहते हैं, जब एक लाइन के एंड पे ना तो फुल स्टॉप ना कामा हो और अगली वाली लाइन उसके साथ पढ़ो तब उसका मीनिंग मुकम्मल हो, तो इस टेक्निक को इंजैममेंट कहते हैं। इट इज़ अ थॉट इन अ वर्स कंटेंट इन द वन लाइन एंड डज नॉट एंड एट द लाइन ब्रेक, इंस्टेड इट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, वही बात जब नेक्स्ट लाइन तक जारी रहे। फॉर एग्जांपल, दैट डज नॉट बाइट सो नाई एज बेनिफिट फॉर गॉड दाउ दो दाउ द वाटर वार्प। ठीक है, तो इसमें क्या देखें, इसके एंड पे कुछ नहीं लिखा हुआ और इसके एंड पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको आगे तक पढ़ेंगे तभी बात इसकी समझ आती है। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इंजैममेंट। उसके बाद इमेजरी है। इमेजरी सिंपल सा लफ्ज़ है, इमेज से निकला है। कोई ऐसे अल्फाज का चुनाव जिससे आपके माइंड में कोई पिक्चर बनने लगे, तो इसको इमेजरी कहते हैं। इमेज इज यूज टू मेक द रीडर परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस। ठीक है, फाइव सेंसेस जो हैं, आपकी स्मेल की सेंस है, आपकी विजन की सेंस है, आपकी टेस्ट की सेंस है, आपकी हेयरिंग की है। ठीक है, आपकी टच की है। तो ये फाइव सेंसेस के थ्रू जब होता है, इसे क्या कहते हैं, इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई, एंड द एंड दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प। ठीक है, तो ये सारी क्या है, अब देखें ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक इमेज बना रही है। अब देखें पर्सोनिफिकेशन है, इसने इधर बीच में ही घुसा दिया है कहीं पे। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इन एनिमेट, एनिमेट, एनिमेट कहते हैं जानदार को, इन एनिमेट किसको कहते हैं, बेजान को कहते हैं। जब आप किसी जानदार की कोई खसूसियत बेजान चीज़ के साथ लगा देते हैं, इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, दाई टूथ इज नॉट सो कीन। तुम्हारे दांत इतने तीखे या नुकीले नहीं हैं। तो अब दांत किसके होते हैं, ये तो किसी जानदार चीज़ के होते हैं। हवा के दांत किधर से आ गए, जानदार चीज़ की किसके साथ लगा दी गई है, बेजान चीज़ के साथ। सो आल दो दाउ ब्रीथ बी रूट। ठीक है, अब हवा तो सांस नहीं लेती। ठीक है, ये किसको कह रहा है, तो ये भी किसकी अलामत है, पर्सोनिफिकेशन की। दाउ आर नॉट सो अनकाइंड। अब अनकाइंड कौन होता है,
तो ये तो इंसान हो सकता है रहम करना या जबर करना, ये इंसान में आता है, ये हवा में नहीं है। अब सिमिली है, ये भी मेरे ख्याल में इनकी मिस टाइपिंग है, ये भी इनने बीच में ही घुसा दिया। बहरहाल सिमिली है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कंपेयर एन ऑब्जेक्ट और द पर्सन विद द समथिंग एल्स टू मेक द मीनिंग क्लियर टू द रीडर। ठीक है। द कोल्ड विंड इज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स थ्रू आउट द पोम। फॉर एग्जाम्पल, दाउ आर्ट नॉट सो काइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। एक बात याद रखें कि सिमिली और मेटाफर में फ़र्क ही यही होता है। इसमें एज लाइक जैसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं सिमिली में, और उसमें मेटाफर में नहीं होते। देखें, दैट डज नॉट बाइट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, इसमें भी एज आया हुआ, इसमें एज लाइक जैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, पंक्चुएट द गिवन लाइंस। हे हो संग, ये जिस तरह पोएम में लिखा हुआ था बिल्कुल उसी तरह मैंने लिख दिया है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, लुक ओवर। लुक ओवर, लुक ओवर का उर्दू में मतलब होता है नज़र दौड़ाना, या इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट। प्लीज़ लुक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग। ठीक है, कि एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पे नज़र दौड़ा लेना साइन करने से पहले। उसके बाद है लुकअप। लुकअप का क्या मतलब होता है? तलाश करना। टू सर्च आर रिसर्च। आई विल लुक अप इनटू द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड ऑनलाइन। और मैं उस लफ्ज़ की तारीफ जो है ऑनलाइन तलाश करूँगा। उसके बाद है मेकअप। मेकअप का क्या मतलब होता है? बनाना। टू क्रिएट आर इन्वेंट। शी मेड अप अ स्टोरी टू एक्सक्यूज हर एब्सेंस। उसने ऐसे ही बैठे बैठे कहानी बना डाली बहाना बनाने के लिए अपनी गैर मौजूदगी का, गैर हाजिरी के लिए। मिक्सअप। मिक्सअप का क्या मतलब होता है? गड़मड़ करना। ठीक है, टू कंफ्यूज आर जम्बल। डोंट मिक्स अप द फाइल्स, कीप देम सेपरेट। कि दस्तावेज को मिलाओ नहीं, उनको अलहदा रखो। पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? मुलतवी करना। पोस्टपोन आर डिले। ठीक है, पोस्टपोन आर डिले। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीक। तो जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। इसी तरह आगे है पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? लगाना। टू अटैच आर डिस्प्ले। कैन यू पुट ऑफ द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, कि क्या आप जो तस्वीर है वो दीवार पे लगा सकते हैं। आगे क्या है? समराइज द पोएम ब्लो 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 द विंटर विंड बिल्डिंग ऑन द पॉइंट डिस्कस्ड इन द रिटन कंप्रीहेंशन। तो मेरे ख्याल में ये पहले हम कर चुके हैं। समराइज द पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड बिल्डिंग ऑन द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द रिटन कंप्रीहेंशन। देखते हैं। The poem Blow Blow Thou Winter Wind by William Shakespeare is a reflection on the harsh realities of the life and the fleeting nature of the human relationship। हाँ, जाहिर सी बात है, पोएम क्या बता रही है? जिंदगी की तलखियों को बता रही है, और जिंदगी के दुख, धोखा, ठीक है, फरेब के बारे में बता रही है कि किस तरह से इंसानों से धोखा इंसान खाता है। द स्पीकर्स डिस्क्राइब्स द बिटर winter wind as less painful than the ingratitude of the forgetfulness of the friends। तो वो क्या कहता है? सर्दी की तलखी को कह रहा है कि तुम उतना ज़्यादा अजियतनाक नहीं हो जितना दोस्तों की नाशुक्री। द poem highlights the theme that true friendship is rare and most relationships are superficial। तो क्या कह रहा है? कि जितने भी ताल्लुकात हैं आजकल, बहुत कम लोग हैं जो नायाब लोग हैं जो दोस्ती में बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह तकरीबन ताल्लुकात जो हैं आजकल वो भी आर्टिफिशियल हैं। पैराफ्रेज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोम। फर्स्ट स्टेंजा क्या है? द विंटर विंड इज़ नॉट। मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ कि पैराफ्रेज का मतलब होता है कि हमेशा किसी भी चीज़ को अपने अल्फाज में लिख दें। तो मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये सिर्फ मैंने आपको पैटर्न दिया हुआ है, कोशिश किया करें कि अपने अल्फाज में लिखा करें। द विंटर विंड इज़ नॉट एज क्रूअल एज पीपल्स इनग्रेटिट्यूड। ठीक है, जो सर्दी है, सर्दी की हवा है, वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती जितना एक नाशुक्र इंसान का रवैया। ऑल्दो द विंड कैन बी हार्श, अगरचे
हवा जो होती है वो भी तल्ख हो सकती है। इट्स नॉट एज पेनफुल एज बीइंग फॉरगॉटन बाय समवन यू हेल्प। लेकिन अगर वो शख्स आपको भूल जाए जिसकी आपने ज़िंदगी में कभी मदद की हो, ये चीज़ ज़्यादा अजियत देती है। सो लेट द सिंग एंड प्रेज द होली ट्री because most friendships are fake and most love is just an illusion कहते हैं फ्रेब को। तो कहते हैं फिर ठीक है, खुश हो जाएं। अब पता तो चल गया ना कि बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत जो दोस्त हैं वो भी धोखेबाज हैं, नकली हैं, और इसी तरह मोहब्बत भी क्या है, धोखा है। लाइफ इज़ स्टिल इंजॉयबल दो, उसके बाद भी ज़िंदगी के मज़े लीजिए, और ज़िंदगी अभी भी बहुत कुछ है इंजॉय करने के लिए। सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। द फ्रीजिंग स्काई इज बिटर, ठीक है, बट इट्स नॉट एज हर्टफुल एज बीइंग फॉरगॉटन बाय समवन यू डिड अ फेवर फॉर। तो कहता है कि ये जो आसमान जितना भी सर्दी बरसा रहा है, इसकी अजियत उतना अजियत नहीं है जितना उस शख्स की अजियत है कि जिसके साथ आपने एहसान किया हो और वो एहसान फरामोश आपके एहसान को भूल गया हो। द स्काई में बी आइसी, ये जो आसमान है ये बर्फीला हो सकता है, बट इट्स स्टिंग इज नॉट एज शार्प एज द पेन ऑफ बीइंग फॉरगॉटन बाय अ फ्रेंड। तो जो इसकी तोंद खोई है, जो इसकी चुभन है, वो उतना ज़्यादा अजियतनाक नहीं है जितना दोस्त के भूल जाने का दुख होता है। सो लेट्स सिंग अगेन एंड प्रेज द होली ट्री। लिहाजा क्या करते हैं, सारा साल खुशियाँ मनाते हैं, बिकॉज मोस्ट फ्रेंडशिप्स आर फेक, क्योंकि ज़्यादातर सारा कोई धोखा है, एंड मोस्ट लव इज़ जस्ट एन इल्यूजन, लाइफ इज़ स्टिल इंजॉयबल दो। ठीक है, ये जो आखिरी लाइन है ये दोनों स्टेंजा में रिपीट हुई है, तो मैंने भी इस वजह से रिपीट की हुई है। उसके बाद देखते हैं, एनालाइज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पोएट एज फीलिंग्स ऑफ एफ्लिक्टेड मैन। एनालाइज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पोएट एज फीलिंग ऑफ एफ्लिक्टेड मैन। The poet's perspective in this poem is that of an afflicted man who has experienced the pain of ingratitude and forgetfulness. The speaker seems to be someone who has been wronged by the others and is now reflecting on the harsh realities of life. शायर एक ऐसा इंसान है जिसके साथ धोखा हुआ है और उसी धोखे को क्या इसमें बता रहा है। द poet's tone is melancholic एंड इंट्रोस्पेक्टिव, जो उसका लहजा है वो क्या है, थोड़ा सा मगमूम है, गमज़दा है, एंड इंट्रोस्पेक्टिव, और वो किसी चीज़ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, विद द हिंट ऑफ द सरकेज़म एंड आयरनी। सरकेज़म किसको कहते हैं, दोहरी बात करना। ठीक है, अब बात तो किसी को करना चाहते हैं लेकिन वो करना किसी की चाहता है और कार किसी की देता है, इसे सरकेज़म कहते हैं। आयरनी किसको कहते हैं, ये भी आपने पोएटिक डिवाइसेस में पढ़ा होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट बात करने को कहते हैं। द स्पीकर अपीयर्स टू बी रिजाइन टू द फैक्ट दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर एंड दैट मोस्ट रिलेशनशिप्स आर सुपरफिशियल। क्या बता रहा है कि मोस्टली जो दोस्त हैं वो भी धोखेबाज हैं और मोहब्बत भी आजकल क्या है, अहमकानापन है। The poet's use of imagery and metaphor adds depth and emotion to the poem, highlighting the pain and the disappointment of being forgotten by the other. किस तरह metaphorically वो बता रहा है। Overall, the poem presents the pessimistic view of the human relationship. एक pessimistic होता है और एक optimistic होता है। Optimistic होता है जिसे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, और pessimistic वो होता है जो नाउमीद हो, but also acknowledge that the life can still be enjoyed despite the challenges। तो जो पोएट है, पैसिमिस्ट उसको कहते हैं जो चीज़ों की शिकायतें करता हो, ठीक है। लेकिन इधर हम देखते हैं तो ये पोएट जो है पहले हिस्से में पैसिमिस्ट है, धोखा देने वाले दोस्त का क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उस कह रहा है फिर लाइफ इंजॉय भी करनी चाहिए, करके दी है। अगर आपको कुछ लगा हो कि मैंने आसान करके दिया है तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।